नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल, आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में समझेंगे कि ये विश्व की जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है, कि विश्व की जनसंख्या कौन से देश में कहां पर कितनी निवास कर रही है और कहां पर कम निवास कर रही है। इसके अलावा विश्व की जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं और उसमें जो परिवर्तन आए हैं विश्व की जनसंख्या में वो किस प्रकार से आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण, जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है, पूरे विश्व में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हो, जो ज्यादा ही कुछ डार्क कलर से, डार्क तौर पे लाल रंग से ज्यादा है, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, ये कुछ देश हैं यूरोप के, कुछ अफ्रीका के देश हैं, ये नाइजीरिया वगैरह, और ये ठीक है, ये कुछ देश जो ज्यादा ही लाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक है। यानी पूरे विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, इसके बाद चाइना है, ठीक है, इंडोनेशिया और भी कई सारे देश हैं जिनके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन कई सारे ऐसे भी देश हैं जिनके पास क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है परंतु जनसंख्या बहुत कम है। जैसे आपको रशिया देखिए कम डार्क दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि रशिया के पास और ये पूरे रीजन में, यहाँ पर मंगोलिया में देखिए बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, इस पूरे रीजन में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है और क्षेत्रफल इनके पास बहुत ज्यादा है। इस तरीके से ये भी देखिए, यहाँ पर ये सभी रीजन जो कम डार्क दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है और जो ज्यादा डार्क दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जरा। ये देखिए कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, चलिए साथियों, अब हम जानेंगे कुछ राल्फ वाल्डो के द्वारा लिखी गई कुछ कविता की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनों के बारे में। तो ये क्या लिखते हैं, स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड, गोल्ड मतलब जो आप सोना यूज करते हो एज ए ज्वेलरी, तो स्वर्ण यानी सोने से नहीं बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। यानी कोई राष्ट्र मजबूत और महान कब बनता है, जब उसकी स्त्रियां और पुरुष महान हो, उसकी स्त्रियां और पुरुष मेहनत करने वाले हो, देश के लिए समर्पित हो, उनसे महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं जो परिश्रम करते हैं, और कष्ट झेलते हैं जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं। यानी जब अन्य सोए रहते हैं और जब लोग, आप लोग जब मेहनत करते हो, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग देश के राष्ट्र के स्तंभों में गहरी नींव डालते हैं और उसे आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। यानी राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि देश के स्तंभों में गहरी नींव वही लोग डाल सकते हैं जो देश के लिए समर्पित रहें, क्योंकि संसाधन हर देश के पास नहीं है। जैसे जापान, जापान एक छोटा सा देश है लेकिन उसके पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन जापान ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट करके साबित कर दिया है कि केवल संसाधनों के होने से और ना होने से देश का विकास नहीं होता, बल्कि देश के लिए समर्पित रहने से, देश के लिए काम करने से, देश के लिए जागरूक रहने से देश आजाद और महान और मजबूत बनता है। महान और मजबूत बनाने के लिए उसके स्त्रियां और पुरुष मिलकर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को कह दिया कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है, तो वहां पर स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर के काम करते हैं देश के लिए और वही राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं। यानी जब सब लोग सोए रहते हैं और तब आप परिश्रम करते हो, और परिश्रम कैसा कि अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने हर समर्पित हो जाओ पूरी तरीके से देश के लिए, और समर्पित रह करके जब भावना आपके अंदर आती है वो राष्ट्र भक्ति की भावना ही आपको प्रेरित करती है राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े
होते हैं वही लोग राष्ट्र के स्तंभों में गहरी नींव डालते हैं और उसे आकाश तक ऊंचा उठाते हैं। तो बहुत अच्छी पंक्तियां इनकी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब जॉर्ज बी क्रेसी का कथन पढ़ते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा? जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के संबंध में कुछ टिप्पणी की। ये है जॉर्ज बी क्रेसी, और ये क्या कहते हैं कि एशिया में, एशिया मतलब जहां पर अपना भारत है, चाइना है, तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। जैसे इंडिया और चाइना में वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, लगभग 30% से 40% से ज्यादा आबादी निवास कर रही है, और पूरे विश्व में कितनी आबादी नहीं निवास करती है एक जगह पर। तो एशिया महाद्वीप में 10 ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, और वर्ल्ड के 10 पॉपुलेटेड देशों में से तो 6 तो इंडिया अपने एशिया में ही पड़ते हैं। जो वर्ल्ड के 10 पॉपुलेटेड अगर देश हैं, इन 10 में से 6 आपके एशिया में हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया में। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक निवास करते हैं। क्या कह रहे हैं? 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग, जब 21वीं सदी शुरू हुई तब विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ थी, और वर्तमान की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वर्तमान में इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। जनसंख्या वितरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है जनसंख्या वितरण? अब देखिए कितनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये देखो, है या नहीं? कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, कहीं पर कम निवास करती है। यानी जनसंख्या हर तरीके से वितरित नहीं है कि भारत में ज्यादा है तो अमेरिका में भी ज्यादा है तो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक समान जनसंख्या नहीं है। रूस में तो बहुत कम जनसंख्या है, कनाडा में जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है ना। इंडोनेशिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे ही कई सारे ऐसे देश है जिनके पास जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन वहां का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो अब जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं? तो भूपृष्ठ यानी आपके धरातल पर लोग जिस प्रकार से वितरित हैं, यानी पृथ्वी का जो धरातल है उस पर लोग जिस प्रकार से वितरित है, जिस प्रकार से वो निवास कर रहे हैं, वह जनसंख्या वितरण कहलाता है। जिस प्रकार से मतलब कहीं पर ज्यादा हो कहीं पर कम हो, तो वही क्या है आपका जनसंख्या वितरण कहलाता है। मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। यानी विश्व की जो 90% पॉपुलेशन है वो कितने क्षेत्र पर रह रही है? सिर्फ 10% भाग पर, और उनमें भी इंडिया चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो टॉप के 10 कंट्रीज हैं इनमें 60% पॉपुलेशन निवास कर रही है, और इन टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया नंबर 1 पे हो गया। अब पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया, ठीक है। आगे, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, तो देखिए 10 देश। नंबर 1 चाइना, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, 7वां नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। अब इनमें से 6 देश तो आपको एशिया के मिल जाएंगे, जैसे चाइना, ये भी आपका एशिया का है, ठीक है। और इसके बाद नंबर 2 भारत भी आपका एशिया का ही है, इंडोनेशिया भी एशिया में पड़ता है, पाकिस्तान भी एशिया में पड़ता है, बांग्लादेश भी एशिया का है, और रूस का क्षेत्र भी एशिया में ही लगता है। तो हो गए ना 6, 4 और 2 6। ये एशिया के पड़ने वाले देश हैं, जहां एशिया से लगे हुए देश हैं। आगे बात की जाए तो अब ये बाकी के जो देश दिखाई दे रहे हैं, जैसे अमेरिका है, ब्राजील है, नाइजीरिया है, ये वो देश हैं जहां पर जनसंख्या दूसरे देशों से आके निवास कर रही है। जैसे ब्राजील में भी जनसंख्या दूसरे देशों की आई है, नाइजीरिया की जनसंख्या काफी ज्यादा है ऑलरेडी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में तो दूसरे देशों से आई हुई है, ठीक है। उपरोक्त में से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी भारत अब जो यहाँ पे नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ये आपको नंबर 1 पे आ गया है। यानी भारत चाइना को रिप्लेस करके नंबर 1 पे हो गया। भारत की आबादी सबसे अधिक है, चाइना हमसे पीछे हो गया अब,
यानी आबादी में अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो पॉपुलेशन में इंडिया ने बहुत नाम कमाया है, पॉपुलेशन बढ़ाने में नंबर 1 पे हो गया इंडिया। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा चार्ट उसी को दिखा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज किस देश में कितनी निवास करती है। इंडिया में 17.9%, चाइना में 18.5%। और ये फिर से बता रहा हूं, ये आंकड़े आपके नए आंकड़े नहीं है, ये आपके 2020-21 की जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। 2020-21 की बुक के अकॉर्डिंग है सारे आंकड़े। नए आंकड़ों के अनुसार अगर आएगा तो अब इंडिया नंबर 1 पे आएगा, और उसके बाद फिर आपको अमेरिका दिख रहा है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, ये सारे 10 देश हो गए स्टार्टिंग के। बाकी के सारे जापान, इथियोपिया, ये सब पीछे लगे हुए हैं। यानी इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन बन चुके हैं। ठीक है, आगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। तो जनसंख्या को भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, ये सब प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या कैसे किस स्थान पर निवास करती है, यानी कौन सी जनसंख्या किसी स्थान पर रह रही है तो क्यों रह रही है। मतलब भारत आज से नहीं कई सदियों से बसा हुआ देश है, इसका अनंत काल तक मिलता है कि कब तक भारत का इतिहास है वो पता नहीं कब तक का है, जब से दुनिया शुरू हुई तब से मिलता है। यानी भारत का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना इतिहास है। तो भारत का इतिहास जो सदियों पुराना है, वो कहते हैं ना कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो वही वाली बात है। तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। तो भौगोलिक कारक कौन कौन से, अब भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बात सुनिए कि कोई भी देश कहीं पर भी जब जनसंख्या निवास करती है, जैसे भारत है, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में ही क्यों निवास करती है, क्या रीजन है। तो किसी भी जनसंख्या को कहीं पर रहने के लिए क्या चाहिए, राजस्थान में तो निवास नहीं करती इतनी ज्यादा, है ना, वेस्टर्न राजस्थान में रह लो, जैसलमेर में जाकर के, क्योंकि वहां पर कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आप नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि वहां की कुछ पानी की व्यवस्था। तो सबसे पहले आपकी भौगोलिक कारक की बात की जाए तो मृदा वहां की उपजाऊ नहीं है इतनी, पानी की व्यवस्था नहीं है इतनी, वहां पर लोगों के लिए रहने के लिए घर अच्छे नहीं बनाए जा सकते। क्यों, धन वहां पे लगाएंगे तो पानी की व्यवस्था कहां से कर पाएंगे इतनी, पानी की व्यवस्था मान लो जैसे तैसे हो भी गई तो फिर खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी वहां। तो यही कारण है कुछ एरिया जहां पर पहले से ही भौगोलिक दशाएं अच्छी थी, जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का मैदान मिला और वहां पर जनसंख्या निवास करने लगी। गंगा यमुना के मैदान में खेती बाड़ी शुरू हुई। शुरुआती जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई सब नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई, क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी मिला, और पीने के लिए पानी मिला तो उस पानी को उपयोग करने लगे ये खेती बाड़ी में। कि इंसान को पानी मिला तो जानवर को भी मिला, तो जानवर भी वहां रहने लगे, तो जानवर वहां रहने लगे और इंसान भी रहने लगे, तो शिकार की शुरुआत हुई। फिर इंसान ने जानवरों को पालतू बनाया, पशुपालन की शुरुआत हो गई, और पशुपालन की शुरुआत हो गई तो पेट भरने के लिए फिर खेती करी और खेती शुरू हो गई। और जब खेती शुरू हुई तो सारी सभ्यताएं जितनी भी आपको देखने को मिलती हैं सभी की सभी आपको कोई ना कोई नदी के किनारे, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात, दो नदियां हैं इराक में, उनके किनारे विकसित हुई। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। तो कई सारी सभ्यताएं हैं इतिहास की, वो सारी की सारी आपको कोई ना कोई नदी के किनारे ही देखने को मिलती है। यहां तक कि गांव भी आपके किसी ना किसी नदी या तालाब या नहर के किनारे विकसित होंगे। उसके पीछे रीजन है, वहां पर पानी का स्रोत है और कुछ नहीं है रीजन। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से भौगोलिक और आर्थिक कारक है। तो देखिए जरा, तो भौगोलिक कारक की बात की जाए तो जल की उपलब्धता, जल इंसान के पानी पीने के लिए जल आपकी सबसे जीवन की मौलिक इकाई है।
इसके बिना आप रह नहीं सकते, पानी के बिना आप नहीं रह सकते, जीवन नहीं यापन हो सकता आपका। तो आपको पानी पहले चाहिए, तो जहां पानी मिल जाता था तो लोग वहां निवास करने लगते थे। पानी के लिए तो लड़ाई हो रही है अंतरराष्ट्रीय विश्व में। देखो इजराइल और जॉर्डन रिवर को लेकर लड़ाई है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर विवाद रहता है, इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच है विवाद, चाइना को लेकर के है अपने साथ, चाइना और इंडिया और चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र। तो पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई विवाद चल रहा है, वो भी नदियों का युग जुड़ा हुआ है। यानी जल के लिए, जल आपके जीवन की मौलिक इकाई है। जहां आपको जल मिल जाएगा वहीं आपको राहत मिल जाएगी, आप वहीं रहने लगोगे, क्योंकि जल के आसपास इंसान की पूरी इकोनॉमी घूमने लगती है, पशुपालन होने लगता है, खेती बाड़ी होने लगती है। ठीक है, तो जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से होती है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये आपको लिखना कैसे पेपर में, तो पेपर में आपको पहले हेडिंग बनानी पड़ेगी, भौगोलिक कारक क्या हैं। तो आपको लिखना है भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं, पहली हेडिंग बनाना जल की उपलब्धता। अब इसमें लिखना नंबर 1 हेडिंग बना करके लिखना कि जिन स्थानों पर जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई शुरुआती, वो सभी किसी ना किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई। प्राचीन नगरों का विकास जल के स्रोत के किनारे ही हुआ, जैसे काशी विश्वनाथ का आसपास कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे वाराणसी बसा। ठीक है, और भूआकृतिक कारकों की बात की जाए तो दूसरी हेडिंग बनाओगे भूआकृतिक कारक। भूआकृतिक कारक कैसे, जैसे पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या कम निवास करती है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि मैदानी भागों में रहन सहन की दशाएं अच्छी होती हैं, जलवायु रहने के अनुकूल होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जलवायु अनुकूल नहीं होती है कई बार। ठीक है, तो ये लिखना है। फिर जलवायु की बात की जाए तो जहां पर जलवायु चरम अवस्था में पाई जाती है, विषम पाई जाती है, जैसे जहां ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो वहां शीत प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करेगी, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करेगी। लेकिन भारत जैसे क्षेत्र में जलवायु ज्यादा, जैसे मानसूनी जलवायु हो, जहां ना तो अधिक सर्दी पड़े और ना ही अधिक गर्मी पड़े, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, आगे मृदाएं। अब मृदाओं में क्या लिखोगे, तो जिन क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहां पर नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि खेतीबाड़ी की क्रियाएं वहां पर पनपती हैं, वहां खेतीबाड़ी शुरू होती है। ठीक है, आगे धार्मिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, राजनीतिक कारक क्या है, सुनिए जरा। लोगों के धर्म सबसे बड़ा उनके जीवन से जुड़ा हुआ तत्व है। मनुष्य अपने धर्म के बिना नहीं रह सकता, उसका धर्म कोई छीन नहीं सकता। अगर धर्म किसी ने छीन लिया तो वो उसे अपना धर्म बना लेगा। यानी मनुष्य अपने धार्मिक स्थानों के अनुसार भी निवास करता है। जैसे अब आप देखोगे तो वाराणसी वाले एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा निवास कर रही है। ठीक है, काशी विश्वनाथ वाले एरिया में, मथुरा में, तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है। वहीं मुस्लिमों की पॉपुलेशन किसी ना किसी बड़ी मस्जिद के आसपास जरूर होती है, सिखों की पॉपुलेशन गुरुद्वारे के आसपास जरूर होती है। इसी तरीके से हर धर्म के लोग अपने किसी ना किसी धर्म के कोई केंद्र जो बना होता है उसके आसपास जरूर निवास करते हैं। धर्म का केंद्र कोई मस्जिद हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, या कोई चर्च हो सकती है, तो वहां पर उसी धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं जिस धर्म का वो केंद्र होता है। ठीक है, आगे राजनीतिक कारक क्या हो सकते हैं। राजनीतिक कारकों में आता है कि किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कितनी स्थायित्व है। जैसे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो काफी ज्यादा स्थायित्व है, स्थायी रहती है। अगर भारत में भी 4 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल जाएं या 5 साल कार्यकाल पूरा ना हो पाए पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में क्यों उठापटक रहती है, इसी तरह तो रहती है। क्यों, पाकिस्तान में तो आज तक कोई प्रधानमंत्री कार्यकाल ही नहीं पूरा कर पाया अपना। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहां सेना का दबदबा ज्यादा है, और सेना का दबदबा ज्यादा है तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था उठापटक मची रहती है, तो राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो जिस क्षेत्र की या जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व पाया जाता है वहां पर पॉपुलेशन अधिक निवास करती है, और जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थायित्व नहीं पाया जाता वहां पॉपुलेशन कम निवास करती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे
अब आर्थिक कारकों की बात करेंगे। आर्थिक कारक क्या होते हैं? जो आपके धन से संबंधित है, पैसों से संबंधित है, मनी से। जैसे खनिज संसाधन। अब आपको हेडिंग बनानी है पहली, खनिज। क्या लिखोगे इसमें? तो जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर पॉपुलेशन अधिक निवास करती है, क्योंकि खनिज संसाधन वाले एरिया में माइनिंग की जाती है, खनन कार्य किए जाते हैं, तो इससे लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, इसलिए जनसंख्या वहां अधिक निवास करती है। नगरीकरण में क्यों? तो दूसरी हेडिंग बनाओ, नगरीकरण। क्या लिखोगे इसमें? तो इसमें लिखना कि नगरों में लोगों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, या कोई भी सुविधाएं हो। नगरों में आपको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए नगरों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे अधिक विकसित किए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं, वहां पर पॉपुलेशन अधिक निवास करती है, क्योंकि लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाते हैं और वेतन भी अच्छा मिलता है। परिवहन एवं संचार, चौथी हेडिंग। क्या लिखोगे इसमें? तो जिन क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था अच्छी होती है, संचार व्यवस्था बेहतर होती है, वहां पर पॉपुलेशन अधिक निवास करती है। जिन क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं नहीं होती है, वहां जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे जनसंख्या वितरण के सभी कारक। आगे बढ़ते हैं अब। जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो सुनिए। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मतलब पर स्क्वायर जो किलोमीटर है आपका, यानी 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई, ये पूरा टोटल। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या ही, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, एक बात दो, ठीक, हर स्क्वायर के साथ। ठीक, ऐसे बढ़ता चले जाना, ऐसे। ठीक, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वही जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, बड़ा आसान है तो। आगे बढ़ते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व, यहां पे घनत्व लिखना था, घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, इससे निकाल दिया जाएगा जनसंख्या घनत्व कितना है। आगे आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। लेकिन अब एक और देश है जो चीन का ही से लगा हुआ है, मकाओ। मकाओ जो आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, सुना भी होगा कि कोई विलन भाग के जाता तो मकाओ जा रहा है, कहीं और जा रहा है, या कोई हीरो जाता है। ठीक है, आगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के पास में, ठीक है, डेनमार्क के अधीन रह करके काम करता है, रहता है। ठीक है, आगे अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो सुनिए जरा, दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतराल मतलब जैसे 2001 में पॉपुलेशन थी भारत की बात करेंगे तो भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 102 करोड़। ठीक है, 102.8 करोड़। ठीक, 102 करोड़ मान लो, लगभग इतनी थी। और 2011 में जाकर के भारत की जनसंख्या हो गई थी, सॉरी, एक में पॉपुलेशन थी भारत की लगभग 102 करोड़, और 2011 में जाकर के हो गई थी भारत की जनसंख्या 121 करोड़। और अब वर्तमान में माना जा रहा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास है। अब सुनिए, दो समय अंतराल मतलब 2001 से 2011, दो समय बिंदु हो गए, एक ये। अब इन दोनों के बीच में क्या गैप है, इसी को अंतराल कहते हैं। यानी दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है
यानी 2 से 121 करोड़ हो गई। तो जो परिवर्तन आता है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है कि किसी 2 समय अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र में रहने वाली जो पॉपुलेशन थी उसमें जो भी परिवर्तन आएगा तो वह जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। यह वृद्धि धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक मतलब जब बढ़े, जैसे यहां भारत की बढ़ी तो धनात्मक हो गई। अगर घट जाती, जैसे 102 करोड़ से अगर 101 करोड़ हो जाती तो वो ऋणात्मक वृद्धि हो जाती। ठीक है, कहेंगे वृद्धि हमेशा तो ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे या नकारात्मक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, आगे जब अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जब 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी 102 करोड़ से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, आगे यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से उच्च होती है, मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर अधिक होती है, तब होती है। आगे, या फिर दूसरे देशों से लोग भारत में प्रवास कर जाएं, आ जाएं। अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? एक बार सुनो जरा। ऋणात्मक वृद्धि की बात की जाए, यदि 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या घट जाए, यानी कम हो जाए, यानी 102 करोड़ थी तो अपनी 101 करोड़ रह जाती, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? जब आपकी जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत से लोग दूसरे देश में प्रवास कर जाए, चले जाए यहां से, और चले कहां जाएंगे? अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, आगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? तो सुनिए जरा, जन्म माइनस मृत्यु। जन्म माइनस मृत्यु से जब पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोग मर गए, तो वही आपकी क्या कहलाएगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। यानी किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर के साथ बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये लिखा फॉर्मूला, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु। अब वास्तविक वृद्धि क्या होती है? तो सुनिए जरा, जब समय के 2 अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म और मृत्यु में अंतर, यानी जन्म कितने बच्चों ने लिया और मर कितने गए बच्चे, ठीक है, और आप्रवास कितने लोगों ने किया, यानी भारत में कितने लोग आए बाहर से, और उत्प्रवास मतलब कितने लोग यहां से चले गए, यानी भारत से दूसरे देशों में चले गए, तो यह इसके साथ जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वह जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। यानी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि मतलब कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग मरे, इसके अलावा कितने लोग आए थे भारत में और कितने लोग भारत से चले गए, तो इनका जो टोटल निकलता है वही क्या कहलाता है? आपका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है, क्योंकि जो लोग बच गए वही तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे अब। ठीक है, जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटकों की बात की जाए तो इसके जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास 3 इसके प्रमुख घटक हैं। तो इसे अब हम साथियों अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो आपको फिर से मिलेगी आगे इसके बाद। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और सब्सक्राइब करने से आपको जब भी आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। हमारी टीम आपके लिए कंटेंट और भी बेहतर तरीके से बना करके प्रोवाइड कराएगी आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी अगर वीडियो लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है साथियों, अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार बनाएं ताकि आपके माता पिता, आपका देश आप पर गर्व महसूस करे, महिलाएं, बच्चे और सभी लोग आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।